साक्षी नाम की एक लड़की रहती थी। वो जितनी देखने में सुंदर उतनी ही होशियार थी। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। उसके घर में उसके मम्मी पापा भाई बहन, जो बड़ी दीदी और बड़े भाई थे। बड़ी दीदी का शादी हो चुका था। उसके पापा एक आर्मी मैन थे। उसकी मम्मी हाउसवाइफ थी और बड़ा भैया अभी पढ़ रहा था। साक्षी भी एक कॉलेज गर्ल स्टूडेंट थी जो कॉलेज जाती थी। वहाँ पे उसके बहुत सारे दोस्त थे। वो अपने दोस्त को दोस्ती भरी रखती थी। अपने दोस्त को पढ़ाई के बीच में नहीं आने देती थी। वो पढ़ने में भी बहुत तेज़ थी और देखने में भी बहुत सुंदर थी। इसलिए कॉलेज में कितने लड़कियों ने उन्हें प्रपोज भी किया था और कितने उसके आगे पीछे घूमते थे, पर वो सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देती थी, इधर उधर नहीं करती थी। उसने तो और वो देखने में जितनी ही तेज सुंदर थी उतने ही किसी को तुरंत जवाब भी दे देती थी। वो किसी के आगे नहीं झुकती थी। कॉलेज में जितने लड़के उसके आगे पीछे उसके परेशान करते थे वो उन सबको मुंह तोड़ के जवाब देती थी। एक दो को तो थप्पड़ तक मारा हुआ था। उसके घर में भी उससे सब बहुत प्यार करते थे और वो एक बहुत ही मैच्योर लड़की थी। उसे पता था कि उसे अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, कहाँ जाना है। वो बस एक अच्छी सी नौकरी करना चाहती थी और अपने मन के अनुसार अपनी ज़िंदगी जीना चाहती थी। वो एक खुले विचार की लड़की थी। उसे कोई क्या बोलता है उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो बस उसका जो मन करे वही करती थी। तो एक दिन साक्षी कॉलेज गई। साक्षी कॉलेज में जाते हुए ही उसने देखा कि कॉलेज में बहुत भीड़ है। तो साक्षी ने बोला, क्या यार, आज कॉलेज आई और आज ही इतना भीड़, इसलिए तो कॉलेज आने का मन नहीं करता। चलो छोड़ो, जो होना होगा होगा ही, चलो चल के पढ़ाई करते। उसने अपनी दोस्त नंदिनी को बोला। तो नंदिनी बोली, हाँ यार सही है, चलो। तो साक्षी बोली, क्या हुआ, तेरा वाला तो नहीं आया? नंदिनी ने आंखें भींच ली और कुछ नहीं बोली, बस मुंह बना लिया। तो साक्षी हंसने लगी और बोली, छोड़ छोड़, रहने दो, पता नहीं वो कहीं और ही होगा, किसी और के साथ। पट से नंदिनी बोली, नहीं यार वो ऐसा नहीं है। तो साक्षी हंसते हुए बोली, मुझे पता है वो कैसा है। फिर वो दोनों हंसते हुए कॉलेज में क्लासरूम की तरफ चले गए। क्लासरूम में प्रोफेसर आई और उन्हें पढ़ाया। वो दोनों मुंह बनाते हुए फिर भी पढ़ने लगी। तो नंदिनी ने धीरे से कहा, क्या यार साक्षी, तू हर टाइम पढ़ते ही रहती है, कभी तो मेरी बात भी सुन लिया कर। तो साक्षी बोलती है, यार पढ़ने दे, बाद में सुनूंगी तेरी बात, वैसे भी तू बकवास ही करती है। ये सुनकर नंदिनी ने मुंह बना लिया। फिर वो दोनों पढ़ाई करने लगे। क्लास ख़त्म होने के बाद नंदिनी ने बोला साक्षी को, यार चलना कहीं बैठ के बातें करते हैं। तो साक्षी बोली, नहीं यार मुझे जाना है, मुझे लेट हो रहा है। नंदिनी मुंह बनाते हुए बोली, तू हर समय तो घर ही जाती है, घर से कॉलेज आती है, कॉलेज से घर जाती है, क्या यार तू क्यों नहीं जीती अपनी लाइफ, थोड़े इंजॉय कर लाइफ में। साक्षी बोलती है, तुझे तो पता ही है मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में, क्या करना है। मैं इंजॉय करूँगी ना, जब मेरी एक अच्छी सी नौकरी हो जाएगी तब मेरा जो मन करेगा आऊँगी करूँगी। ये सब करने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़े हुए हैं, अभी तो सिर्फ नौकरी पे फोकस करना है। साक्षी बोलती है, ठीक है ठीक है। नंदिनी उसका मुंह देखने लगी और बोली, क्या यार, ये लाइन तो मेरी थी, ठीक है बोलने वाला, अब ये भी तू मुझसे छीन ले। वैसे ही तू इतनी सुंदर है, कॉलेज के आधे लड़के तो तुझ पे मरते हैं, पर तू है कि किसी को भाव तक नहीं देती। साक्षी स्माइल पास करते हुए कहती है, क्योंकि उनमें भाव देने वाला वैसा कुछ है भी नहीं। तो नंदिनी बोलती है, हाँ हाँ मैं भी देखूंगी तू किसे भाव देगी। साक्षी बोलती है, ऐसा है ही कोई नहीं जिसे मैं भाव दूँ, उसके पीछे मैं जाऊँ। नंदिनी बोली, ठीक है मेरी माँ, मैं समझ गई, तेरे लिए कोई नहीं बना है। तो साक्षी बोली, ऐसी बात नहीं है, मेरे लिए कोई तो बना ही होगा। तो नंदिनी बोली, तो तू उस पर भी ध्यान नहीं देगी? साक्षी कहेगी, बोली, वो उस लायक होगा तो ध्यान दे दूँगी। फिर वो ये बोल के दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। फिर वो दोनों एक
साइड चेयर पे बैठ के दोनों कुछ देर बातें किए। फिर कॉलेज से जैसे ही निकल रहे थे तैसे ही साक्षी के सामने एक लड़का आके खड़ा हो गया और वो बोला, क्या यार, मैंने तुझे बोला था ना, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तू मेरी एक नहीं सुनती है। देख मुझ में क्या कमी है, तू अगर हाँ कहेगी तो तेरा इस कॉलेज में रुतबा होगा मेरे नाम के कारण। साक्षी भी उस जोर से चिल्लाते हुए बोली, तेरा और रुतबा, तू एक गुंडा है इस कॉलेज में, तेरा कोई रुतबा नहीं है। और देख अपने आप को, तुझ में है क्या ऐसा जो कोई तुझे पसंद करे? तू दिखता भी बेकार सा है, मुंह देख अपना, तुझे और मैं भाऊं दूं? न पढ़ने में अच्छा, न बात करने से अच्छा है क्या? चल हट मेरे सामने से। तभी वो लड़का जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुझे देख लूँगा, देखता हूँ कौन लड़का तुझे पसंद करता है इस कॉलेज में। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो आके तुझसे बात कर ले। तो साक्षी स्माइल करते हुए बोलती है, थैंक यू, आपने तो मेरी बात और आसान कर दी, थैंक यू सो मच। ये बोलते हुए साक्षी हंसने लगी। तो उस लड़के को कुछ समझ नहीं आया। तभी नंदिनी ने बोला, ये भी तो यही चाहती है कि कोई लड़का इससे आके बात ना करे, तुमने तो इसका काम और आसान कर दिया। ये बोलकर वो दोनों कॉलेज से चली जाती और वो लड़का बस देखता ही रह जाता है। साक्षी अपने घर पहुंच के घर में एंट्री करती है तो देखती है कि उसकी मम्मी बैठ के उसके भाई से बातें कर रही थी। तो वो बोलती है, क्या माँ, ऐसी क्या बात कर रही हो तुम, मुझे भी तो सुना। तो उसकी माँ बोलती है, तुझे क्या पता सुना, तुझे तो सब पता है, शादी है ना, तुझे नहीं पता? जा देख ले तुझे क्या पहनना है क्या नहीं, और हाँ, शादी में अच्छे से तैयार होके आना। तो ये हमारा हर बार का यही है, कुछ भी पहन लेती हो, मतलब शादी से कोई मतलब ही नहीं, कैसे भी तैयार हो जाती हो, एकदम अच्छे से तैयार। तो साक्षी मुंह बनाते हुए कहती है, मैं ठीक ही तैयार होती हूँ, अब बाकी सब ओवरडोज हो जाती है तो मैं क्या करूँ? और वो बोल के हंसने लगती है। तो उसकी मम्मी बोलती है, सब ओवरडोज तैयार नहीं होती है, सब अच्छे से तैयार होती है और तू बस ठीक ठाक तैयार होती है। तो साक्षी बोलती है, मम्मी उससे क्या मतलब, बस तैयार तो हो जाती हूँ ना, वैसे भी शादी किसी और की है, उससे ज़्यादा तैयार होने का क्या मतलब, उसका दिन मैं ख़राब कर दूँ? साक्षी की मम्मी बोलती है, तुझसे कोई नहीं जीत सकता। साक्षी बोलती है, ठीक है, मैं अच्छे से तैयार हो जाऊंगी, वैसे शादी कब है? तो उसकी माँ बोलती है, शादी आज ही है, तुझे ये भी याद नहीं था? तो साक्षी स्माइल करते हुए बोलती है, नहीं मुझे याद था, मैं बस जस्ट कंफर्म हो रही थी। तो उसकी माँ बोलती है, हाँ ठीक है, जाके सारे कपड़े देख ले और लहंगा अच्छा से पसंद करके सारा मेकअप का सामान एक जगह रख के और अच्छे से पैकिंग कर ले। पहले तो हमें मैरिज हॉल में तैयार होना था, लेकिन मैरिज हॉल में तैयार नहीं हो सकते क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ रहेगा, इसलिए मैरिज हॉल से बहुत पीछे ही रास्ते में पड़ता है, वहाँ पे रूम रेंट लिया गया और वहीं पे सब तैयार होके मैरिज हॉल तक जाएगा। तो तू अच्छे से सामान पैक कर ले और हमें 2-3 घंटे में निकलना भी है। तो साक्षी बोलती है, माँ 2-3 घंटे में इतनी जल्दी निकल के क्या होगा? तो उसकी माँ कहती है, वहाँ पे बहुत सारे आदमी भी है, तो कुछ टाइम जाएंगे तो सब डायरेक्ट तैयार होने थोड़ी ना चले जाएंगे, सबसे बात भी तो करेंगे। तो साक्षी बोलती है, ठीक है माँ, तुम चले जाओ, मैं सबसे बात करके क्या करूँगी? तभी साक्षी की माँ चिल्लाते हुए बोलती है, हाँ, तुम तो बहुत प्राइम मिनिस्टर उठ के आई हो, बात नहीं करोगी? नहीं, तुम कहाँ की हीरोइन हो जो बात नहीं करोगी? चुपचाप वहाँ पे अच्छे से सबसे बात करना, कोई जवाब मत देना किसी को भी, मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा चुपचाप करो। साक्षी मुंह बनाते हुए उठ के वहाँ से चली जाती है और जाके सारा चीज़, अपनी लहंगा ज्वेलरी सब अच्छे से पैक करके फिर वापस आती है और बोलती है, माँ मैंने सब कुछ पैक कर दिया है, तो अभी मैं फ़िलहाल 1 घंटा बचा हुआ है, तो हम लोग तब तक मैं रेस्ट कर लेती हूँ। तो उसकी माँ कहती है, चुपचाप जाके तैयार हो जाओ। तो साक्षी कहती है, तैयार तो वहाँ होना है ना, तो अब क्या तैयार हूँ? तो उसकी माँ कहती है, तो तू ऐसे ही चली जाएगी, चुपचाप जा, अच्छे से तैयार हो फिर आ। साक्षी बोलती है, जब माँ वहाँ तैयार होना ही है तो यहाँ से तैयार होने के क्या फ़ायदा, और जब यहाँ से तैयार होके जाऊँगी तो वहाँ तैयार होने का क्या फ़ायदा? तो उसकी माँ कहती है, बात मत बना, चुपचाप जाओ तैयार हो, वहाँ जाते ही तैयार थोड़े ना होंगे, अभी तो मैंने समझाया, वहाँ
और भी आदमी सब होंगे, उनसे बात भी तो करेंगे, तब लेट से तैयार होंगे, और तू ऐसे ही उनके पास चली जाएगी। तो साक्षी कहती है हाँ, उन्होंने मुझे क्यों बचपन में नहीं देखा माँ। तो उसकी माँ कहती है बस मैंने जो कह दिया सो कह दिया, जाके तैयार हो, और वहाँ जाके इतना मुंह मत चलाना। फिर साक्षी थोड़ी देर में ही तैयार होके आ जाती है, और फिर उसके बाद वो थोड़ा देर बैठ के रेस्ट वेस्ट करती है, मोबाइल वोबाइल चलाती है। उसके बाद उसकी माँ बोलती है ठीक है तो अब चलो सब। तो फिर वो निकलती है और उसका भाई भी, सब तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद सब एक दूसरे के पैर छूते हैं, और सब एक दूसरे, बहुत सारे रिश्तेदार आपस में बात करने लगते हैं, सब एक दूसरे से बात करने लगती है। और साक्षी कहती है लो फंस गए मैं यहाँ आके, यहाँ अब अलग मीटिंग चलेगी। पहले कॉलेज जाओ, कॉलेज में उन बेवकूफ़ों से बात करो, फिर यहाँ आके अपना माथा भुकाओ, मैं क्या होगा मेरा। कुछ देर ऐसे ही सब आपस में बातें करते रहते हैं, और साक्षी वहाँ बैठ के किसी को एक दो जवाब दे के फिर चुप हो जाती है, और बैठ के ऐसे ही सबकी बातें सुनने का नाटक करने लगती है। लेकिन वो सीन किसी की बात नहीं रही थी। अब कुछ देर बाद सब तैयार होने चले जाते हैं। साक्षी जाके अपनी माँ को अच्छे से तैयार कर देती है। फिर वहाँ पे देखती है सारी आंटी की मम्मी, साक्षी की मम्मी अच्छे से तैयार हो गई हैं। तो उन्होंने पूछा कि आपको किसने इतना जल्दी तैयार कर दिया, आप खुद ही हो गई क्या। तो साक्षी की मम्मी बोलती नहीं, मेरी बेटी ने मुझे तैयार कर दिया है। तो सब फिर साक्षी को बोलते हैं हमें भी तैयार कर दो, हमें भी तैयार कर दो। तो फिर साक्षी सबको साड़ी पहनाती है, उनका मेकअप करती है। वैसे ही करते 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 लेट हो जाता है, और सबके जाने का टाइम आ जाता है, और साक्षी तो रेडी ही नहीं होती है। तो उसकी मम्मी कहती है जाओ जल्दी जल्दी रेडी हो, क्या कर रही हो इतने टाइम से। तो साक्षी बोलती है तुम ही ने तो कहा था जो सब बोलेंगे उनकी बातें सुनना, आप सबने मुझे ही काम पे लगा दिया, तो मैं क्या करूं। तो उसकी माँ कहती है कि ठीक है ठीक है ठीक है, जाके तैयार हो। तभी आता है कि बाहर गाड़ी आके लग चुका है, तो सब चलिए यहाँ से। तो सब चले जाते हैं, और साक्षी की मम्मी कहती है ठीक है बाद में एक गाड़ी भिजवा दूंगी, तो तुम और 2-3 आदमी बचे हुए हैं, जो भी बचे हुए हैं सब उनमें चले आना। तो वो बाकी सब भी हाँ में हाँ मिला देते हैं, और तो उसकी मम्मी वहाँ से बैठ के चली जाती है। उसका भाई भी चला जाता है, बस वो बच जाते हैं और कुछ और आदमी बच जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद सब जाके साक्षी की मम्मी बोलती हैं कि एक गाड़ी वापस भिजवा दो, अभी वहाँ पे कुछ आदमी बच चुके हैं, मेरी बेटी भी बच चुकी है। तो वहाँ का आदमी बोलता है कि ठीक है भिजवा देंगे, ये आप लोग अंदर जाइए। तो साक्षी की माँ अंदर चली जाती है, और जिस आदमी को साक्षी की माँ ने बोला था वो दूसरे काम में व्यस्त हो जाता है और गाड़ी भिजवाना भूल जाता है। इधर साक्षी अच्छे से तैयार वार होके, उसकी मम्मी के कहने के कारण वो बहुत और अच्छे से तैयार होती है। तैयार वार होके तो वो जैसे ही पूछती है कि गाड़ी आया, तैसे ही उनके सामने जो लेडीज़ थी वो बोलती हैं कि आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो साक्षी। साक्षी बोलती है थैंक यू आंटी। तो वो बोलती हैं क्या कि ठीक से वहाँ जाके कोई तुम्हें ही ना पसंद कर ले। तो साक्षी कहती है नहीं आंटी ऐसा थोड़े ना है, वहाँ पे इतने आदमी, ऐसा है तो फिर आपको ही कोई पसंद कर लेगा। तो वो आंटी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है, बोलती है कुछ भी बेटा। तो साक्षी बोलती है हाँ आंटी जैसे आपने बोला। फिर वो आंटी चुप हो जाती है, और साक्षी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। कहती है अभी तक गाड़ी नहीं आया क्या। तो वो आंटी बोलती है नहीं अभी तक तो नहीं आया, लगता है कि नहीं आएगा। तो कहती है नहीं मम्मी ने तो कहा था कि भिजवाएंगी, रुकिए मैं देखती हूँ। तो उस आंटी कहती है नहीं नहीं आएगा तो आ जाएगा, चलो हम लोग बैठ जाते हैं, आना होगा तो आएगा। कुछ देर में हो सकता है जाम में फंस गया हो। फिर वो लोग बैठ के, कुछ और आदमी जो वहाँ पे थे सब तैयार होके बैठ जाते, कोई मोबाइल चलाता है, कोई कुछ करता है, सब अपना अपना काम कर रहे थे। साक्षी भी इधर बिजी हो जाती है अपना, वो सोचती है कि अभी टाइम लगेगा तो मैं एक लेक्चर कंप्लीट कर लेती हूँ, कुछ पढ़ भी लूँगी, वैसे भी आज पूरा दिन वेस्ट ही चला गया। फिर वो एक लेक्चर करने लगती है, उसे टाइम का पता ही नहीं चलता। रात के 12:30 हो जाते हैं। फिर वो जैसे ही अपना लेक्चर कंप्लीट करती है, टाइम देखती है तो 12:30 हो रहे थे। तो उसने फिर वहाँ बैठे आदमियों लोग से बोला कि आप
अभी तक गाड़ी नहीं आया तो सब बोले क्या कि पता नहीं कोई फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। तो साक्षी पटाख से बोलती है उस मैरिज हॉल का रूल है, आप लोग को नहीं पता, वहाँ पे एंट्री टाइम सबके फ़ोन रख लिए जाते हैं, उन्हें उनके पास फ़ोन नहीं रहता तो आपका फ़ोन कौन उठाएगा, नहीं उठाएगा। तो वहाँ के आदमी से बोलते हैं तो अब क्या करें, अब तो कहीं जाने का ऑप्शन भी नहीं है, यहाँ पे तो गाड़ी भी नहीं मिलेगा। तो साक्षी बोलती नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, वहाँ पे आप फ़ोन करके देखिए मैरिज हॉल पे को, तो वहाँ के इंचार्ज को फ़ोन करके देखिए। तो सब बोलता है कि हमारे पास तो नंबर नहीं है। तो फिर तो साक्षी ऑनलाइन निकाल लेती है फ़ोन से नंबर, उसके बाद वहाँ पे फ़ोन करती है मैनेजर को, वो फ़ोन नहीं उठा रहा होता, उसका फ़ोन व्यस्त आता है तो वो फ़ोन नहीं उठा रहता है और फिर नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो रहा होता है। तो वो बोलती है कि ठीक है मैं बाहर जाके देखती हूँ। तो सब बोलता है कि नहीं नहीं इतने रात को तुम बाहर जाके क्या करोगी, बाहर जाना सेफ़ नहीं है। तो वो बोलती है नहीं नहीं नेटवर्क नहीं आ रहा है इतना, अभी कौन ही होगा, जाके आते हैं, जस्ट आ जाएंगे। तो सब बोला कि ठीक है। तो वो बाहर चली जाती है, बात करते करते कॉल पे वो फ़ोन करते करते नेटवर्क के कारण बाहर आ जाती है, फिर फ़ोन उठ जाता है। फ़ोन वहाँ का आदमी जैसे ही उठाता है वहाँ से आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होती, इसलिए वो थोड़ा और आगे बढ़ जाती है। और जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो वो बोलती है हेलो हेलो अंकल, सुनाई दे रहा है क्या आपको, उधर से आवाज़ आता है, हाँ 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 बोलिए बोलिए। वो बात करते करते थोड़ा आगे बढ़ जाती है और फिर बताती है कि अभी तक गाड़ी नहीं आया, आप भेजिए गाड़ी। तो वो बोलते हैं कि ठीक है मैं गाड़ी भेज देता हूँ, और ये फ़ोन कट हो जाता है। तो साक्षी जैसे ही फ़ोन कट होने के बाद पीछे मुड़ती है जाने के लिए, तो देखती है वो बहुत दूर आ चुकी है। जैसे ही वो पीछे मुड़ के जाने के लिए जा रहे थे तैसे ही देखती है कि कुछ आदमी उसके पीछे खड़े हैं, उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर वो बहुत अच्छे से देखती है कि मैं कहाँ हूँ, तो उसे ध्यान आता है कि वो तो बहुत आगे आ चुकी है। तो वो फिर साइड से जाने लगती है। तो वो आदमी जो थे वो शराबी थे, शराबी आदमी थे, उनके हाथ में दारुओं की बोतल थी और वो उसे देख के मुस्कुरा रहे थे और ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे और आपस में बोल रहे थे आज तो बहुत अच्छा मौका है, आज का किस्मत कितना अच्छा है। तो दूसरे आदमी ने कहा कि हाँ भाई देख तो क्या मिली है, ऊपर से इतनी खूबसूरत और इतनी अच्छे से, आज का तो दिन ही धन्य हो गया हमारा। तो तीसरा बोलता है हाँ हाँ धन्य हो गया है, तो चलो और धन्य कर लेते हैं, थोड़ा मज़ा भी आ जाएगा। और फिर वो चौथा आदमी बोला हाँ हाँ चलो चलो, ये बोल के चारों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। ये देख के तो साक्षी डर गई, लेकिन उसने थोड़ा सा भी अपने मुंह पे घबराहट आने नहीं दिया और वो फिर धीरे 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 साइड से होके जाने लगी। वो लोग की बात को इग्नोर करते हुए वो धीरे धीरे वो जाने लगी वहाँ से उसके पीछे पीछे। और वो आदमी इतना देखे कि वो जा रही है तो वो ज़ोर से बोलते अरे हेलो मैडम सुनो तो, कहाँ जा रहे हो। ये बोल के साक्षी जैसे ही उनकी आवाज़ सुन रही थी वो और तेज कदम से बढ़ते जा रही थी। ये देख के शराबी बोले लगता है मैडम को बहुत जल्दी है, चलो हमें भी। मैडम रुको तो, कहाँ जा रहे हो। और वो बोल के शराबी भी उसके पीछे पीछे हो गया। इतना में तो साक्षी फिर जोर जोर से भागने लगी। वो इतनी तेजी में भाग रही थी कि उससे भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे जाना कहाँ है। वो भागते 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 बहुत दूर आ गई। उसे वहाँ के रोड के बारे में कुछ नहीं पता था, ना तो वो वहाँ जहाँ रुकी थी वो रास्ता मिल रहा था, ना उसे कुछ समझ आ रहा था कि वो इतना तो वो भी भागने के बाद समझ गई थी कि इतना दूर तो मैं नहीं आई थी। मतलब ये था कि वो जहाँ रुकी थी वो पीछे ही छूट गया था और वो शराब भी उनके पीछे दौड़े जा रहे थे और वो एक और बाकी वो चार। वो समझ गई थी कि आज तो खैर नहीं हो। और हर तरफ सुनसान रोड, कहीं भी कुछ भी नहीं मिला था, ना एक ऑटो जा रहा था ना एक बाइक जा रहा था, कोई आदमी नहीं चल रहा था। वो उसके पीछे पड़े चार गुंडे। उसका तो डर के मारे हालत ख़राब हो गया, फिर भी वो भागे जा रही है। उसे इतनी ज़ोरों से भाग रही है, वो उसके पैर खाली वो दौड़ने के कारण छिल चुके थे पूरा, लेकिन वो फिर भी भागे जा रही है। और भागते 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 वो एक गिट्टी से लग के धड़ाम से गिर गई। वो शराबी वो आदमी चारों आदमी उसके सामने आके खड़े हो गए। साक्षी का तो डर के मारे हालत ख़राब था।
वो उनके इधर देखती है और बोलती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपकी बहन समान हूँ, बेटी समान हूँ। वो चारों बोलते हैं बहन बेटी, ना तो मैंने अभी तक शादी किया है, तो मेरी बेटी तो होने से रही, और बहन मेरे घर पे है तो मुझे नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, तो एक दिन के लिए दुल्हन ज़रूर बन सकती हूँ हम चारों की। और बोल के चारों हंसने लगे जोर जोर से। ये सुन के तो साक्षी की हालत और ख़राब हो गई। साक्षी बोली कोई बात नहीं, आप एक और बहन मान लीजिए। वो चारों बोलते नहीं, हम दुल्हन अपनी ज़रूर मांग सकते हैं क्या। और वो एक आदमी हंसते हंसते उसकी तरफ झुकने के हुआ, साक्षी पीछे अपने घसक रही थी, उससे उठा भी नहीं जा रहा था। वो समझ गई कि अब उससे चला भी नहीं जाएगा। फिर भी साक्षी ने अपनी आँखों को चारों तरफ घुमाया तो देखा कि उसके बगल में मिट्टी है थोड़ी सी। वो घसकते घसकते उसने अपने हाथ पे मिट्टी ली, और वो आदमी जैसे ही उसके करीब आया उसने मिट्टी झोंक दी और उठी पूरे दम लगा के। और तीनों के भी आँख, जब तक तीनों उस पर वार करते तब तक उसने तीनों पे भी मिट्टी उड़ा दी। सबके आँख में मिट्टी चला गया, सब इधर उधर आँख को मसलने लगे। तब तक मौका पाकर साक्षी वहाँ से भागी। भागते भागते साक्षी बहुत दूर आ गई। भागते भागते फिर उसने वो समझ गई कि अब उससे ज़्यादा दूर चला नहीं जाएगा। वहाँ पे एक ड्राम रखा हुआ था, वो उसके अंदर छिप गई। वो अंदर जैसे ही छिपी तैसे ही उसे आवाज़ आया कि चारों गुंडे फिर से आ चुके हैं। वो चारों अपने में बात कर रहे थे, अरे वो लड़की कहाँ चली गई, कितनी सुंदर थी, आज तो हमारा दिन ही बन जाता। ले तो दूसरा बोलता है उतनी ही चालाक भी देखा नहीं, हम चारों से बच के कैसे भाग गई। तो तीसरा बोलता है नहीं, ज़्यादा दूर तो नहीं भागी होगी इतने, वैसे भी उसके पैर से खून निकल रहा था, तो वो ज़्यादा दूर नहीं गई होगी, इधर उधर ही होगी, वो इधर इधर कहीं छुपी होगी, देखो ज़्यादा दूर तो नहीं जा सकती वो। चौथा बोलता है हाँ हाँ ये सही बोल रहा है, इधर कहीं ही छुपी होगी। तभी पहला चिल्लाता है जोर से, देखो तुम जहाँ कहीं भी हो हमारे सामने आ जाओ, नहीं तो अगर हमने खोज लिया ना तो तुम्हारा इससे भी बुरा हाल करेंगे जो तुम सोच भी नहीं सकती। ये सब सुन के तो साक्षी की आंखों से आंसू ही आने लगा। वो अपने मुंह पे हाथ रख के ये अपने आप को शांत करने का कोशिश कर रही थी, पर उसके आँख ने जवाब दे दिया था। लगातार आंसू आँख से गिर रहे थे। कैसे कैसे उसने अपने आप को कंट्रोल किया और वो आदमी इधर उधर खोजने लगे। तो दूसरे बंदे ने बोला कि अरे चलो कुछ दूर आगे जाके देखते हैं, और वो फिर बोल के आगे चले गए। वो कुछ दूर आगे गए, तब साक्षी जब देखी कि अब आवाज़ नहीं आ रहा तो वो समझ गई। फिर वो 5 मिनट बाद वहाँ से बाहर निकली तो उससे ध्यान आया कि उसके हाथ में तो फ़ोन है, तो वो तो फ़ोन कर सकती है। वो सबसे पहले उसने अपनी माँ को फ़ोन लगाया, लेकिन माँ का फ़ोन तो उठ ही नहीं सकता था क्योंकि वो तो मैरिज हॉल में ले लिया गया था फ़ोन। तो उसकी माँ का फ़ोन नहीं उठा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसका दिमाग भी काम करना बंद कर चुका था। उसने अपने भाई को किया पर कोई भी फ़ोन नहीं उठाया। उसने सभी को फ़ोन किए, लगा कम से कम भी तो 10 बार, लेकिन किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। इतने में एक आदमी ने बोला, अरे वो रही लड़की, देखो वो किसी का फ़ोन मिला रही है, जल्दी करो, जल्दी पकड़ो उसे। ये जैसे ही साक्षी के कानों में ये आवाज़ गया, उसने पीछे पलट के देखा तो कुछ दूरी पे एक गुंडा खड़ा था और उसके पीछे 3 भागे आ रहे थे उस तरफ। तैसे ही साक्षी ने फिर से भागना स्टार्ट किया। वो जो अपना पूरा दम लगा के, उसके पैरों से खून निकल रहा था, फिर भी वो बेसुध सी भागे जा रही थी। फिर उसे वो एक गली मिला, वो उस गली में चली गई, दौड़ी गई। उसके पीछे पीछे वो चारों गुंडे भी दौड़ रहे थे, लेकिन वो उससे थोड़ी दूरी पे थे। पीछे वाला गुंडा बोलता, अरे यार उस लड़की के पैरों से खून निकल रहा है, फिर भी वो इतनी तेज दौड़ रही है, उसे तो दौड़ने में चैम्पियन निकली। वो अगर स्टेट लेवल पे दौड़ती तो उसे फर्स्ट प्राइज़ तो ज़रूर मिलता। तो दूसरा बंदा बोलता, हाँ यार ये तो बहुत तेज़ दौड़ती है, इतना तो हमसे भी नहीं दौड़ा जा रहा, जबकि उसके पैर में से तो खून निकल रहा है, हमारा पैर तो ठीक ठाक है और हमने तो जूता भी पहना हुआ है, फिर वो हमसे तेज़ दौड़ रही है। तीसरा आदमी बोलता है, चुपचाप दौड़ो और उसका पीछा करो। आज चली गई तो
हम लोग का फिर क्या होगा, हम लोग का तो इतना अच्छा दिन बेकार चला जाएगा। चुपचाप बातें बंद करना बंद करो और चुपचाप उसके पीछे दौड़ो। वो सब उसके पीछे दौड़ते रहे। वो साक्षी की बेसुध सी चली जा रही थी, उसे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। उसे तब ध्यान आया कि वो अपने पापा को फ़ोन कर जैसे ही उसने अपने पापा को फ़ोन करना चाहा कि तैसे ही दौड़ते दौड़ते ही उसने अपने पापा को फ़ोन करना चाहा, लेकिन उसके पैरों के सामने एक बड़ा सा पत्थर आ गया, जिसके कारण वो टकरा के नीचे गिर गई और उसका फ़ोन भी नीचे गिर गया। और जब उसने पीछे पलट के देखा तो देखा कि वो आदमी अब उसे नहीं दिख रहे हैं। तब उसने सोचा कि अब मैं कहाँ, नहीं दिख रहे हैं, वो लगता है चले गए। फिर वो उठने की कोशिश की, उससे उठा नहीं जा रहा था। तभी उसके कानों में फिर से आवाज़ आई, तो देखा कि बहुत दूर से आवाज़ आ रही है। मतलब इसका मतलब ये है कि वो मेरे अगल बगल में ही है, ज़्यादा दूर पे नहीं है। इसलिए उसने मोबाइल खोजने के बजाय उठा और फिर से दौड़ने लगी। फिर उसे अब वो समझ चुकी थी कि अब दौड़ने से काम नहीं चलेगा। फिर उसे ध्यान आया कि वो कहाँ है। फिर उसने अपने चारों ओर नज़र घुमाया तो देखा कि अगल बगल में घर दिखाई दे रहे थे। तो उसने घर का गेट बजाना स्टार्ट किया, खुलवाना, लेकिन कोई भी अपने घर का गेट नहीं खोल रहा था। उसने रोते रोते सबसे रिक्वेस्ट की, प्लीज़ गेट खोल दीजिए, प्लीज़ गेट खोलिए। किसी ने भी अपने घर का गेट नहीं, उसने कितनों के घर के गेट बजाए। फिर उसने वो जहाँ गिरी थी वहाँ फिर पीछे देखा तो देखा एक बड़ा सा आलीशान घर है, लेकिन घर है और वहाँ पे एक गार्ड बैठा हुआ है। वो समझ गई कि अब तो कोई गेट नहीं खोल रहा, तो क्यों ना इस गार्ड से रिक्वेस्ट किया जाए, ये तो आदमी ही है, समझ जाएगा मेरी बात। वो दौड़ते दौड़ते फिर पीछे उस गार्ड के पास गई। वो गार्ड जो कब से उसे देखे जा रहा था, उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है और ये सबका गेट क्यों बजा रही है इतनी ज़ोर ज़ोर से और रो क्यों रही है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो साक्षी उसके पास आई और उससे रिक्वेस्ट करने लगी, प्लीज़ मुझे छुपा लीजिए, प्लीज़ मुझे छुपा लीजिए। वो गार्ड कुछ समझ नहीं आ पाया और उसने बोला कि तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो और इतनी जोरों से रो क्यों रही हो और ऐसे क्यों भाग रही हो। तो उसने कहा, प्लीज़ आप मुझे अपने घर में रख सकते हैं रात भर के लिए, प्लीज़ प्लीज़। उसने बहुत गिड़गिड़ाया उस गार्ड के सामने। उस गार्ड को तो उस पर माया आ गई, लेकिन फिर उसने कहा कि देखो मैम, देखो बेटी, आपको मैं इस घर में नहीं रख सकता। मैं यहाँ का गार्ड हूँ और मैं किसी को भी चाहे अनजाने भी इस घर में तो नहीं घुसा सकता। प्लीज़, मैं यहाँ का गार्ड हूँ, अगर उनको पता चला तो मेरी भी नौकरी चली जाएगी, तुम बात को समझो प्लीज़। वो लेकिन साक्षी बहुत रोने लगी, अंकल मेरे पीछे गुंडे पड़े हैं, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। मुझे भी, मैंने बहुत सबकी गेट ठकराई, कोई नहीं खोली। आप मुझे दिखे, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, बस थोड़ी सी साइड में एक कोने में जगह दे दीजिएगा, मैं वहीं पे पूरी रात रह लूँगी, प्लीज़ मुझे बचा लिया। वो उस गार्ड के पैर पकड़ ली। फिर भी उस गार्ड को उस साक्षी पे बहुत दया आया, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था, उसके हाथ में नहीं था। उसने फिर से बोला, अंकल मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, प्लीज़ मुझे थोड़ी देर के लिए तो रख लीजिए, जब वो लोग चले जाएंगे तो मुझे निकाल दीजिएगा घर से। उस गार्ड ने कहा, देखो बेटा, मैं आपकी सिचुएशन समझ सकता हूँ, पर मेरी भी तो समझो, मेरी नौकरी खतरे में, मैं आपको नहीं रख सकता। साक्षी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, अंकल मेरी जान खतरे में, प्लीज़ मुझे रख लीजिए, पता नहीं वो गुंडे मेरे साथ क्या करेंगे, मैं सच बोल रही हूँ। तो उस गार्ड ने कहा, देखो बेटा, मैं मान लो तुम सच भी बोल रही हो, लेकिन मैं कैसे रख लूँ, किसी और का घर है, मेरा घर नहीं है कि मैं रख लूँ। अगर तुम चोर निकली तो मैं क्या करूँगा। साक्षी बोली, मैं अंकल चोर नहीं हूँ, आप प्लीज़ मेरी बात सुनिए, मुझे कोने में रहना चाहिए, मुझे घर में नहीं जाना है, आप पूरी रात मेरे सामने ही खड़े रहिएगा, मैं हिलूंगी भी नहीं, एक जगह से खड़े रहूँगी, मुझे बैठने के लिए भी कुछ नहीं चाहिए। उस गार्ड को उस पर बहुत दया आ रहा था, तभी उसे गुंडों की आवाज़ सुनी। तैसे साक्षी जोर से बोलती, अंकल प्लीज़ रख लीजिए मुझे, वो नोच खाएंगे, प्लीज़ रख लीजिए, और बहुत जोर जोर से रोने लगी। गार्ड को कुछ समझ नहीं आया था कि वो क्या करे। तभी साक्षी देखी कि वो अब नज़दीक आ रहे हैं, उनकी आवाज़ और जोर होते जा रही है। साक्षी समझ गई कि वो बहुत करीब है, वो किसी भी टाइम उसको पकड़ लेंगे। और वो ये भी समझ गई थी कि ये गार्ड उसको अंदर जाने तो नहीं देगा।
तो वो उस गार्ड को धक्का मारते हुए अंदर चली गई और बोली, अंकल प्लीज़ वो लोग बोलेंगे तो बोल दीजिएगा कि नहीं मैंने किसी को नहीं देखा। और ये बोल के धक्का, जब तक गार्ड साक्षी को पकड़ता तब तक वो अंदर चले गए और तभी वो गुंडे उस गार्ड के पास आ गए और पूछे कि आपने किसी एक लड़की को देखा है जो लहंगा पहने हुए थी और उसके पैर से खून वून निकल रहा था, वो चली जा रही थी। उस गार्ड भी समझ गया कि ये लड़की सच बोल रही थी। उस गार्ड ने बोला, नहीं मैंने तो कोई लड़की नहीं देखा। तो उस गार्ड को फिर वो चारों घूरने लगे और बोले, ऐसा नहीं हो सकता, आप देखे होंगे, अगर इसी रोड से गुजरी है तो आप कैसे नहीं देख सकते। तो गार्ड ने बोला, देखो मैंने नहीं देखा, मैं फ़ोन यूज़ कर रहा था, मुझे तो तुम्हारी आवाज़ आई तो मैंने देखने लगा कौन है कौन है, नहीं तो मैंने तो किसी लड़की को नहीं देखा। हो सकता है वो पीछे ही छुप गई हो कहीं, चाहे कहीं चली गई हो, पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा। तो वो चारों बोलते, कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे, कहीं आप ही ने तो नहीं छुपा लिया है। वो देखने के लिए किया, उस घर के अंदर वो चारों जाने के लिए किए, तैसे ही उस गार्ड ने रोक दिया, देखो मैं पुलिस को भी बुला सकता हूँ, अभी ये किसी और का घर है और मैं घर में तुम्हें तो क्या किसी को भी घुसने नहीं दूंगा, तो उस लड़की को भी घुसने नहीं दूंगा। और मैंने जब बोल दिया एक बार तो बोल दिया, अगर पुलिस आ गया तो तुम लोग ने तो ऐसे ही शराब पी रखी है, तुम लोग तो ऐसे ही चक्कर खाओगे, और अगर पुलिस वाले को पता चल गया कि तुम लोग किसी लड़की का पीछा कर रहे हो तो तुम्हें और लंबा जेल में सरना होगा। ये सब सुन के शराबी जो था उसमें से एक आदमी बोला, अरे यार तुम क्यों इसके मुंह लग रहे, चलो हमें उस लड़की को खोजना है, चलो यहाँ से। बोल रहा है ना नहीं देखा इसने, तो चलो, बिना मतलब के मुसीबत लेने का क्या ज़रूरी है, क्यों अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो दूसरे आदमी ने बोला, हाँ हाँ सही बोल रहा है ये, चलो यहाँ से। फिर वो चारों वहाँ से चले जाते हैं। फिर 2 मिनट में वो गार्ड बोलता है, बेटी वो चले गए, वो सब तो चले गए, तुम आ सकते हो। तो उसके पास साक्षी जो एक कोने में छुपी हुई थी, उसे भी डर लग रहा था वो आदमियों की आवाज़ से। जब तक वो आदमियों की आवाज़ ख़त्म नहीं हो गई तब तक वो हिली भी नहीं, सांस भी नहीं लिया, सांस रोक के खड़ी रही। जब उसे लगा, जब गार्ड की आवाज़ उसके कानों में गई कि बेटी वो सब चले गए हैं, तब वो अपने सेंस में आई और गार्ड के पास गई। गार्ड को बोली, अंकल आपने मुझे आज बचा लिया, नहीं तो आज मेरा क्या होता। और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। गार्ड को भी इस पे दया आ गया, बोला कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें चाह के भी इस घर में रहने की अनुमति नहीं दे सकता। साक्षी जोर जोर से रोने लगी, बोली अंकल प्लीज़ मुझे रख लीजिए, गार्ड मना कर रहा था। और साक्षी मान नहीं रही थी, वो रोए जा रही थी और गिड़गिड़ाए जा रही थी कि उसे एक कोने में खड़े रहने की भी बस रात भर की अनुमति दे दे, पर गार्ड है जो मानने का नाम भी नहीं ले रहा था। अंदर की तरफ उस बड़े से घर में जो हवेली जैसी दिखती थी, उस घर में एक लेडीज़ रहती थी जो बहुत ही प्यारी, बहुत ही स्वीट थी, और उनका हस्बैंड और उनका एक बेटा रहता था। उस औरत को हमेशा से एक बेटी चाहिए थी, लेकिन उनके पास एक बेटा ही था, और जो वो था जो उनकी बात नहीं सुनता था। वो औरत जो थी वो जॉब करती थी, वो जज थी कोर्ट में, और उनके हस्बैंड जो थे वो बैंक में मैनेजर थे, और उनका जो बेटा था वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर था। उसके बेटे का नाम जो था वो आयुष था। आयुष देखने में बहुत ही सुंदर, बहुत ही अट्रैक्टिव, उसका जो बॉडी था वो 6 पैक था, और वो देखता, कोई भी लड़की उसे देखती तो उस पर एक बार में ही फिदा हो जाती, बट उसे कोई भी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे लड़कियां अच्छी नहीं लगती थी, उसे लगता था कि लड़कियां पैसों के कारण उस पर मरती है। उसे लगता था कि अगर उसके पास पैसे नहीं रहेंगे तो कोई भी लड़की उसके पास नहीं रहेगी, पर ऐसा नहीं था। कई लड़कियां उसके पैसों के कारण भी मरती थी, लेकिन कई लड़कियां उसके लुक्स पे भी मर जाती थी बिना जाने हुए कि वो क्या करता है। पर उसे वैसी लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद थी, इसलिए वो
किसी भी लड़की के ऊपर ताकता भी नहीं था, किसी लड़की को अपने आसपास भटकने भी नहीं देता था। ये भी कहा जा सकता है कि उसे लड़कियां ही पसंद नहीं थी, ऐसा बाकी सबको लगता था कि उसे लड़कियां ही पसंद नहीं है, बट ऐसा नहीं था। उसे ऐसी लड़कियां पसंद नहीं थी जो उसे देख के मरे, उसमें क्या है वो नहीं देखी, उसके अंदर क्या है, वो कैसा इंसान है, बस उसके पैसों और फेस देख के मरे। और एक्चुअली में सब लड़कियां उसको देख के ही उस पर फिदा हो जाती थी, क्योंकि वो इतना सुंदर था। और उसकी माँ उसे हर टाइम शादी के लिए बोलती थी कि लड़की तो देख, मेरी पसंद की हुई लड़की से तो तू शादी करेगा नहीं, और तुझे कोई पसंद आती नहीं है, तो ज़िंदगी में कब तक अकेला रहेगा, कभी ना कभी तो शादी करना ही। और वो अपनी माँ की इस बात से बहुत ज़्यादा इरिटेट होता था, और वो हमेशा बोलता था कि माँ मैं शादी तो नहीं करूँगा, तो उसकी अगर मुझे जो ऐसी लड़कियाँ से मैं नफ़रत करता हूँ, मुझे इन सब से शादी नहीं करनी। और आप शादी के टॉपिक को कभी लाइए भी मत मेरे सामने। और वो अपनी माँ का बात बिल्कुल नहीं सुनता था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी माँ जब बात करेगी तो शादी के टॉपिक पे ही करेगी। और ऐसा था भी, उसकी माँ को टेंशन था कि वो लड़का किसी को तो पसंद करे, एटलीस्ट किसी को डेट तो करे, तब ना कोई पसंद आएगी। अब वो है कि लड़कियों से इतना दूर भागता है, उसकी माँ ने जाने कितने लड़कियों को उससे मिलने के लिए बुलाया, बट वो है कि सबको भगा देता, तो कभी किसी को कुछ कर देता। इवन उसे अपने रूम में किसी को लाना भी पसंद नहीं था, अपनी माँ को भी नहीं, किसी का भी आना पसंद नहीं था। अगर उसका बेस्ट फ्रेंड वो भी कभी कभार आता था, नहीं तो वो भी उसके रूम में जल्दी नहीं आता था, क्योंकि उसे अपने रूम में किसी गैर का आना पसंद ही नहीं था। वो अपनी माँ का बात हर बार इग्नोर कर देता था, और उसके पापा बहुत अच्छे स्वभाव के थे। वो न उसकी माँ के बीच बात को काटते थे, न अपने बेटे के बात को काटते थे, और न उन दोनों के मैटर में इंटरफेयर करते थे। वो उनका फैमिली बहुत अच्छा था, वो वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके घर में सब अच्छे थे, सबकी सोच अच्छी थी, और बहुत पैसे वाले भी थे, इसलिए उनके घर में अच्छे खासे रिश्ते भी आते थे। बहुत अमीर अमीर घर से भी रिश्ते आते, क्योंकि वो भी एक अमीर परिवार से ही थे। पर उनका बेटा तो किसी को देखता तक नहीं, और ये बात उसकी माँ अच्छे से जानती थी, इसलिए उन्होंने कितने रिश्तों को ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया कि उन्हें बुरा ना लगे कि मेरे बेटे ने उसकी बेटी को कुछ भला बुरा कहा है। इसलिए वो अच्छे अच्छे रिश्ते रिजेक्ट कर देती थी पहले ही। इसलिए कितनों को तो लगता था कि उसकी माँ ही उसका घर बसने नहीं देना चाहती, पर ऐसा था नहीं। बट अब क्या कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं साक्षी की तरफ। तो इधर साक्षी रोए जा रही थी, गिड़गिड़ाए जा रही थी, पर गार्ड है जो मानने का नाम नहीं ले रहा था। तभी उन दोनों की बात उस घर में रहने वाली आंटी, उस घर में रहने वाली औरत ने सुन लिया, और वो बोली अपने हस्बैंड को कि ये बाहर से इतनी आवाज़ें क्यों आ रही हैं, हमारे घर में तो कोई नहीं है, गार्ड है बस, तो बाहर से आवाज़ करने, और इतने रात को गार्ड कैसे किसी से बात कर सकता है। तो वो अपने रूम से आई बाहर ही आ रही थी, तैसे उनके हस्बैंड ने बोला अरे एक बार चेक तो कर लो कैमरा में है कौन, ऐसा ही नहीं होगा तुम ऐसे ही चली जाओ, को क्या पता गार्ड का फ़ोन भी बज रहा हो, वो मोबाइल भी तो देख के टाइम पास करता है ना। तो फिर तो उस औरत ने बोला कि हाँ हाँ ठीक है। फिर वो औरत ने कैमरा में देखा, तो देखा कि एक लड़की लहंगा पहने हुए, उसका मुंह क्लियर तो नहीं दिख रहा है, बैक दिख रहा है, वो उस गार्ड के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है। तो औरत ने अपने हस्बैंड से बोला कि ये कौन सी लड़की है जो हाथ और ऐसे क्यों खड़ी है इतनी रात को बाहर। वो ना फिर वो
उनके हस्बैंड ने कहा चलो हम लोग चल के देखते हैं क्या बात है। और वो दोनों अपने घर से बाहर निकल के ग्राउंड में आई जो बहुत दूर में था। तो ग्राउंड में आए गेट के सामने गार्ड से और बोली कि ये क्या हो रहा है। गार्ड ने जैसे ही सुना कि उसके घर की मालकिन आई है और मालिक आया, वैसे ही वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और बोला कि सर मैम देखिए ये लड़की कब से खड़ा है, मैं इन्हें समझा समझा के थक गया कि आपको इस घर में अलाउ नहीं है, आप नहीं रुक सकती, पर ये मेरी बात सुनने मानने को ही तैयार नहीं है और रोई जा रही है, बोल रही है कि नहीं मुझे रात भर रहने का मौका दीजिए प्लीज़ प्लीज़। तो वो औरत अपने हस्बैंड का मुंह देखने लगी और फिर वो बोली कि क्या है तुम्हें इस घर में क्यों रहना, और वो भी इतनी रात को, तुम कहाँ से आई हो, क्या करने आई हो। साक्षी जो खुद डर गई थी कि कौन है, तैसे ही उसे तब जब गार्ड ने मालिक मालकिन बोली तब वो पीछे मुड़ी और उन दोनों के सामने हाथ जोड़े रोने लगे और बोली कि प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, मेरे पीछे गुंडे पड़े हुए हैं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं भागते भागते आ गई, मुझे यहाँ का रास्ता भी नहीं पता, कुछ नहीं पता, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, मेरे पास फ़ोन भी नहीं है, पता नहीं कहाँ गिर गया। और बहुत रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। पहले तो उस औरत को कुछ समझ नहीं आया, फिर और तभी उसके पति ने बोला तो तुम आई कहाँ से हो, क्या पता तुम हमारे घर में चोरी करने के मकसद से आई हो। तो साक्षी बोली कि मैं चोरी करने से आती तो मैं गार्ड को क्यों बताती, और गार्ड को बताती तो आपको इतना थोड़ी ना चिल्लाती कि आप आ जाती, और आप लोग, मैं एक लड़की कैसे आप लोग के घर की मैं चोरी कर लूँगी। साक्षी ने देखा उन दोनों की तरफ तो वो समझ गई कि अभी भी इन दोनों को उसके ऊपर विश्वास नहीं है। फिर साक्षी ने पूरे घर के चारों ओर नज़र दौड़ाया तो बोला कि यहाँ पे तो कम से कम भी तो 10 CCTV कैमरास तो है ही, और हर एक में मेरा मुंह क्लियर तो आ ही रहा है ना, मैंने मुंह ढका ना कुछ, तो आप जाहिर सी बात है आराम से मुझे पकड़वा सकते हैं और मुझे जेल भी हो सकती है, मैं क्यों चोरी करूँगी ऐसे। और जाहिर सी बात है आपका इतना बड़ा घर है तो इतनी आसानी से तो चोरी होगा नहीं, तो मैं अब नहीं कर सकती। तब उस औरत ने हंसते हुए कहा वाह तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज चलता है, और इस स्थिति में भी तेज चलता है, मुझे तो पता ही नहीं था कि कोई इतना दिमाग भी लड़ा सकता है, मतलब एक बार नज़र घुमा के। साक्षी ने बोला प्लीज़ आंटी मुझे रख लीजिए, मुझे, मैं आपके घर में नहीं जाना चाहती, मुझे यहीं पे एक कोने में खड़े रहने की परमिशन दीजिए, मुझे बैठने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस रात भर सुबह हो जाने तक यहाँ पे एक कोने में जगह चाहिए बस, इससे ज़्यादा। और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बोली कि आपको यकीन नहीं आता तो अंकल से पूछ लीजिए, इन्होंने गुंडे से भी बात की है, वो पूछ रहे थे मेरा पता, प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तभी उस औरत ने देखा कि जहाँ तक वो लड़की चली है वहाँ तक उसके पैर से खून दे रहा है, फिर भी वो इतनी रोए जा रही है, मतलब सही में कुछ। और फिर उसने गार्ड की तरफ देखा जो हाँ में सर हिला रहा था और कह रहा था कि हाँ ये सच है। फिर उस लेडी ने अपने हस्बैंड की तरफ देखा तो वो भी हाँ में सर हिला दिया। फिर उस लेडी ने साक्षी को बोला कि ठीक है तुम्हारा नाम क्या है, तो साक्षी ने रोते हुए बोला साक्षी। तो उस लेडी ने बोला ठीक है तुम यहाँ रह लो रात भर, सुबह होते ही यहाँ से चली जाना। तो साक्षी ने तुरंत बोला हाँ हाँ सुबह होते ही मैं चली जाऊँगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसने गार्ड की तरफ उस लेडी ने देखा तो साक्षी ने ऐसे देखते हुए देख लिया, तो साक्षी ने तुरंत कहा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से 1 इंची भी नहीं हिलूँगी, अगर 1 इंची भी हिली तो आप पुलिस में मेरा कंप्लेन कर देना, मेरा नाम साक्षी सिंह है। और ये बोलकर साक्षी ने अपनी पूरी पता पूरा एड्रेस सब उस औरत को बता दिया और बोला कि अगर मैं 1 इंची भी हिली ना तो आप मेरा कंप्लेन कर देना पुलिस में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उस लेडी ने कहा ठीक है बस चेयर तो ले लो। साक्षी को
2 मिनट चुप हो गई। तो उस लेडी ने फिर से कहा चेयर तो ले लो। तो साक्षी ने कहा नहीं, आपने मुझे खड़े रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दी, मेरे लिए उतनी ही बहुत है, आपका ऐसा मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी, आप लोगों ने मेरे लिए क्या किया है। वो लेडी बोली ठीक है ठीक है, अगर तुम बैठना चाहती हो तो बैठ सकती हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो साक्षी कहना नहीं, मैं यहीं पे ठीक हूँ, मैं सुबह होते यहाँ से चली जाऊँगी, मैं यहीं ठीक हूँ। उस लेडी ने साक्षी के सर पे हाथ रखा और बोला कि ठीक है। एक्चुअली में इस लेडी को साक्षी का मासूम सा भोला भाला सा चेहरा और उसकी ईमानदारी उसको बहुत अच्छी लगी। तो वो समझ गई कि ये बहुत अच्छे घर से बिलोंग करती है, बहुत अच्छे घर से है। लेडी ने साक्षी के सर पे हाथ रख के फिर वहाँ से वो चली गई। उसके पीछे पीछे उसके हस्बैंड भी चले गए। तो उसके हस्बैंड ने कहा कि मुझे समझ नहीं आया कि तुमने उस लड़की को रहने क्यों दिया, मतलब तुम्हें तो हर आदमी में शक ही दिखता है। तो उस लेडी ने कहा उसकी एक एक बात में सच्चाई थी, मैंने उसकी आंखों में सच्चाई देखी है और मैं ऐसे ही किसी लड़की को ऐसे ही रोड पे नहीं छोड़ सकती। अगर वो, और उसने सही कहा था कि अगर उसे चोरी करना ही होता तो वो अकेले क्यों आती, मुंह ढक के क्यों नहीं आती। उसकी हर एक बात में ईमानदारी सच्चाई थी, इसलिए मैंने उसे जानती हूँ कि वो सच ही बोल रही है, इसलिए मैंने उसे रहने की परमिशन दे दी। उसका हस्बैंड कहता है तुम्हें कोई नहीं समझ सकता, तुम्हारा दिल कब परिवर्तन हो जाए। फिर तो वो लेडी हंसते हुए बोलती ठीक है अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है, फिर सुबह तुम्हें जाना भी है काम पे। तो उसका हस्बैंड बोलता है तुम्हें नहीं जाना है क्या। तो वो लेडी कहती है नहीं कल मेरा छुट्टी है, कल डे ऑफ है मेरा। तो उसका हस्बैंड बोलता है ठीक है। ये बोल के वो दोनों सो गए। इधर साक्षी एक कोने में खड़ी सी बस ऊपर आसमान में चांद को निहार रही थी, तारे को निहार रही थी और रोए जा रही थी। और वो अपने मन में ये सोच रही थी कि अगर आज उसे यहाँ जगह नहीं मिलती तो उसके साथ क्या होती। वो 100 बार इन लोगों का धन्यवाद कर चुकी थी कि वो लोग इनको खड़े होने के लिए थोड़ी सी जगह दे दी है, सेफ्टी दे दी है। और वो बहुत रोए जा रही थी। ऐसे ही कुछ देर बीता, तभी अंदर उस घर में लड़के का नींद खुला। उस लड़के का नींद खुला तो वो लड़का ने टाइम देखा तो रात के 1 बज रहे थे। उसने अपने आप से ही कहा अभी 1 ही बज रहे हैं, ये मुझे हो क्या रहा है, मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। फिर वो अपने रूम से निकल के इधर उधर घूमने लगा। तभी उसे किसी की सिसकियों की आवाज़ आई, किसी के रोने की आवाज़ आई। तो उसने खुद से कहा कि ये इतनी रात को कौन रो रहा है ऐसे, हमारे घर में तो ऐसे कोई नहीं रोता। फिर उसने अपने घर के गेट से देखा तो बाहर एक लड़की जो दीवार से टेक लगाकर खड़ी थी वो रोए जा रही है। तो उसने कहा हमारे घर में लड़की, ये कहाँ से आ गई, हमारे घर में लड़की कब आई, और मॉम ने मुझे क्यों नहीं बताया कि अगर आई है, और आई भी है तो वो घर के अंदर होनी चाहिए, ऐसे रो क्यों रही है बाहर। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो थोड़ी दूर बाहर से निकल के उस लड़की से 10 कदम की दूरी पे खड़ा होकर उस लड़की को देखने की कोशिश कर रहा था, पर उस लड़की ने अपना सर दीवार से लगाया हुआ था, उसका बैक था पीछे, इसलिए उसका कुछ नहीं दिख रहा था। पीछे से उसका दिख रहा था, आगे से उसका फेस नहीं दिख रहा था। उसने गेट की तरफ देखा तो देखा कि गार्ड तो कब का सो चुका है। तब उसने कहा कि ये गार्ड भी ना, इसे भी समझ नहीं आता है कि ये ड्यूटी करता है कि क्या करता है। अब सो गया, अभी सोने का टाइम है, अभी तो पहरा देने का टाइम है, सुबह सो जाओ भाई, सुबह कौन चोरी कर रहा है। ये बोलते फिर वो उस लड़की की तरफ देखने लगा। उसने फिर सोचा कि छोड़ो जो भी हो। फिर वो मुड़ा जाने के लिए, पर पता नहीं उसके कदम आगे अपने घर तक बढ़ ही नहीं रहे थे। उसे मन कर रहा था बार बार कि वो बस एक बार उस लड़की को देख ले। फिर उसने अपने आप से कहा ये मुझे क्या हो रहा है,
मैं क्यों इसका मुंह देखना चाहता हूँ। फिर उसने अपने आप से ही बोला, हाँ हो सकता है मुझे अपने घर की बहुत चिंता हो रही है, सेफ्टी की, इसलिए हो सकता है मैं उसे अपने देखने चाहता हूँ। वो अपने आप को कैसे भी समझा के फिर उस लड़की की तरफ मुड़ा, बोला चलो ठीक है, इतना है तो एक बार देख ही लेता हूँ, क्या ही हो जाएगा। फिर उसने उस लड़की को 2 मिनट तक देखा। वो लड़की रोए जा रही थी और कुछ नहीं बोल रही थी। थोड़ा देर तभी आयुष ने ज़ोर से बोला, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। साक्षी के कानों में जैसे ही किसी लड़के की आवाज़ है, वो एक बार फिर से डर से कांपने लगी। जब आयुष ने देखा कि वो कुछ नहीं बोली और डर के कांप रही है, तो वो थोड़ा सा और उसके पास जाके बोला, तुम्हें सुनाई नहीं देता है, तुम हो कौन यार, यहाँ क्या कर रही हो, मेरे घर में तुम क्या कर रही हो। साक्षी के कानों में कुछ भी आवाज़ नहीं गया। उसे बस उसके कानों में लड़के की आवाज़ आ रही थी। इतना सुन के उसका घबराहट चालू हो गया। साक्षी के कानों में जैसे किसी लड़के की आवाज़ आई। वो पीछे पलट के उसके सामने देखी। आयुष ने जब उसका चेहरा देखा, उसे कुछ क्लियर तो नहीं दिख रहा था, बस उसके मुंह पे बाल आए हुए थे और थोड़ी सी मिट्टी लगी हुई थी। सारे उसके मुंह पे बाल सारे आके चिपक गए थे। तो आयुष को क्लियर उसका मुंह तो नहीं दिख रहा था। उसने पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ हो। बस तो साक्षी ने घबराते हुए बोला, मुझे इस घर की लेडी ने यहाँ पे रात भर के लिए रहने दिया है बस। और वो यही बात को बस रिपीट किए जा रही थी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। आयुष को उसकी बात कुछ समझ तो नहीं आ रही थी। वो उसके पास जाके और अच्छे से पूछने की कोशिश करने लगा। जैसे ही साक्षी ने देखा उसके पास कोई आ रहा है, वो भी कोई लड़का आ रहा है, वो बोली, दूर हटो मुझसे, दूर हटो। आयुष को कुछ समझ नहीं आया तब तक। जब तक वो समझता तब तक उसने देखा कि वो लड़की बेहोश हो रही है। साक्षी बेहोश होकर गिरने को ही थी कि आयुष ने जाके उसे पकड़ लिया। आयुष ने जब उसको पकड़ा तो उसका फेस देखने की कोशिश की, तो उसका फेस पूरा ढका हुआ था, उसे क्लियर नहीं दिख रहा था। तो आयुष ने अपने हाथों से साक्षी के मुंह पर से बाल हटाया और जब उसने उसका फेस देखा तो वो एक पल के लिए दिखता ही रह गया, उसमें खो सा गया। उसकी आंखें, जिसमें से अभी भी आंसू निकल रहे थे, पूरे मुंह पे कहीं कहीं थोड़ी सी धूल लगी हुई थी और चांद की रोशनी में उसका चमकता हुआ चेहरा उसकी सुंदरता को और बढ़ा रहा था। आयुष उसमें खो सा गया। उसे एक कुछ पल के लिए तो समझ ही नहीं आया कि वहाँ पे हो क्या रहा है। वो उसमें खोता चला गया।